हेलो फ्रेंड्स। आपके लिए मैं एक बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। ये मूवी हमारे दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की के वॉइस ओवर से, जो हमें बताती है कि मेरे पापा एक एडवेंचर किंग है और ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं है जो मेरे पापा ने ना किया हो। और आगे उस बच्चे के पिता हमें दिखाया जाता है, जिनका नाम है बेंजामिन। बेंजामिन एक स्क्रिप्ट राइटर है और उसे एडवेंचर करना बहुत पसंद है। और उसने अपने बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक एडवेंचर किए हुए। पर अब यह सब बदल गया था। सुबह के 9 बज रहे थे और वो अपने दोनों बच्चों को तैयार स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रहा होता है। उसकी बेटी का नाम है रोज़ी और बेटे का नाम है डायलन। बेंजामिन की पत्नी 6 महीने पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसे ही करना पड़ता था। पत्नी के गुजर जाने के बाद उसे बहुत दुख था, पर वो अपना दुख बच्चे को नहीं दिखाता था। और उन दोनों के खातिर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश में लगा हुआ था। वो अपने बच्चों को रेडी करके उन्हें स्कूल ड्रॉप करने जाता है। पर डायलन हमेशा डिस्टर्ब और चिड़चिड़ा रहता है। डायलन की टीचर हमेशा कंप्लेंट करती है क्योंकि उसका कभी भी होमवर्क पूरा नहीं होता। बेंजामिन उसे समझाता है कि तुम आर्ट में जितने दिलचस्पी लेते हो, उतना ही तुम होमवर्क पूरा करने में भी दिखाओ, तभी डायलन तुम्हारे स्कोर अच्छा आएंगे। लेकिन डायलन बेंजामिन की बात नहीं मानता और उसे उल्टा जवाब देने लगता है। दूसरे दिन बेंजामिन कल रात के झगड़े के वजह से डिस्टर्ब था और वो जब उन्हें बेंजामिन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, तब डायलन उसके हाथ से बैग खींच छीन कर ले जाता है। सिर्फ रोज़ी ही अपने पापा को अच्छे से बाय कर लेती है। बेंजामिन बहुत हैंडसम था, तो बाकी बच्चों की माएँ उससे दोस्ती करना चाहती थी। कभी कभी वो लोग उसके लिए अलग अलग डिशेस भी बना कर लेके आती थी। बेंजामिन किसी से भी दिलचस्पी नहीं लेता था। एक उसका एक भाई था जो पेशे से एक अकाउंटेंट था। वो बेंजामिन को समझाता है कि तुम अब जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हें कोई लड़की देखकर सेटल होना चाहिए। पर बेंजामिन उसकी बात भी नहीं मानता। बेंजामिन जब ऑफिस जाता है तो किसी बात की वजह से उसमें और उसके बॉस में बहस हो जाती है और वो गुस्से में अपनी जॉब छोड़ देता है। तब उसे डायलन के स्कूल से फ़ोन आता है। तब प्रिंसिपल बेंजामिन को बुलाते हैं और उसे अपने बच्चे की कुछ ड्राइंग और पेंटिंग दिखाते हैं। आखिर में वो डायलन के ड्राइंग दिखाते हैं, जिसमें एक बॉडी से सर काट कर दिया गया है और वो देखने में काफ़ी वॉयलेंट लगता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि डायलन किसी बात से बहुत डिस्टर्ब है, वही उसके ड्राइंग से झलक रही है और ऐसा कई बार हो चुका है। तो आप प्लीज़ डायलन पे ध्यान रखिए और आप अपने बेटे को किसी टीसी लेकर जाइए और कहीं और उसे स्कूल में भर्ती कर दीजिए। बेचारा बेंजामिन इस बात पर कोई जवाब नहीं दे सकता। वो जब बाहर आया तब डायलन कहता है कि पापा, मैंने बस एक ड्राइंग निकाली थी, इसके लिए ये मुझे स्कूल से नहीं निकाल सकते। अगले सीन पर हम सभी को घर पे देखते हैं। बेंजामिन फ्रिज खोलता है और उसमें से कई सारे डिशेस उसने ठूस ठूस के भर के रखे होते हैं। बहुत सारी औरतों ने जो बेंजामिन को दिए डिशेस दिए थे, वही उसने सारे उसमें भर के रखे थे। रोजी उसी ब्रेड पर जैम डालती है और अपने क्यूट से आवाज़ में कहती है, पापा, किसी न किसी को तो आपको इनमें से चुनना होगा। इसमें से एक डिश तो आपको चुननी ही पड़ेगी। अगर कोई भी अच्छी नहीं लगती, उठाकर सारे बाहर फेंक दो। पर कुछ तो डिसाइड कर लो पापा। इसकी ये बातें बेंजामिन के चेहरे पर स्माइल ले आती है और वो पूछता है कि क्या मैं अच्छा पापा हूँ? तो वो कहती है, हाँ, आप दूसरे पापाओं के मुकाबले बहुत ही अच्छे हो और बहुत हैंडसम भी हो। इस तरह रोज़ी बड़े लोगों की तरह बातें करने लगती है। फिर बेंजामिन डायलन के कमरे में जाता है, जहाँ पर वो सो रहा था। बेंजामिन उसकी डायरी देखता है और उसमें बहुत से वायलेंट पेंटिंग थे। दो बेंजामिन को अंदाज़ा आ जाता है कि अपने माँ के जाने के बाद यह डायलन कितना डिस्टर्ब हो गया है। बेंजामिन समझ नहीं पाता कि वो अपने घर की हालत कैसे सुधारे और बच्चों को कैसे संभाले। तब वो सोचता है कि बच्चों को किसी और पीसफुल जगह पर वो लेके जाएगा और उन्हें बहुत सारी खुशियाँ देगा। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ मिलकर घर ढूंढने लगता है। बेंजामिन को घर एक अच्छे एरिया में चाहिए था और शोर शराबे से दूर चाहिए था। तब वो बहुत सारे घर देखता है, पर वो
कुछ घर उसे पसंद आते और कुछ घर रोज़ी को पसंद आते, पर रोज़ी ज़्यादातर घर को नापसंद ही कर रही थी। हर घर में वो कुछ ना कुछ कमियां ही निकाल देती, ये अच्छा है, ये चलेगा, ये थोड़ा ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पर तो गाड़ी ही मत रोकना, इस तरह से रोज़ी कमेंट कर रही, हर घर को देखकर कमेंट करती है। दिन भर वो लोग दोनों घर देखकर लोग थक जाते हैं और उन्हें कोई भी घर पसंद नहीं आता। तब उनकी नज़र एक घर पर पड़ती है। तब वो रोज़ी कहती है कि ये घर बहुत अच्छा लगता है। लगभग यह घर जंगल के बीच में होता है। वो चारों तरफ हरियाली हरियाली है। उनके बीचों बीच था और पापा बेटी दोनों को भी ये घर बहुत अच्छा लगता है। पर तब उसका दोस्त बोलता है कि यह एक प्रॉब्लम है। उतने में उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और बताता है कि यही वो जगह है, ये जू है। जू का नाम सुनकर रोज़ी तो बहुत खुशी से उछलने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शेर को देखते हुए वो खड़े होते हैं। तो वो दोस्त कहता है कि इस जगह से घर कोई नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि यहाँ शेर वगैरह रहते हैं और वैसे भी घर काफ़ी कम दाम में आ जाएगा। लेकिन ओनर की एक शर्त है कि ये घर खरीदने वाले को जू जू को भी मेंटेन करना होगा। इतना ही नहीं, तो इस जू के स्टाफ को भी और जानवरों को भी देखभाल करनी होगी। उनकी यह तनख्वाह भी देनी होगी। तब बेंजामिन का चेहरा जरा मुरझा जाता है, क्योंकि उसे घर तो बहुत पसंद आया था, पर जू को मेंटेन करना उसके बस की बात नहीं थी और वो दूसरा घर देखने निकलता है। पर वो रोज़ी वहाँ वहाँ से उसे गायब दिखती है। बेंजामिन टेंशन में आता है और उसे हर तरह ढूंढने लगता है। तब थोड़ी देर दूरी पर उसे रोज़ी दिखती है। रोज़ी कई सारे मोरों के बीच में घिरी हुई थी और वो रोज़ी उनके साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कई महीनों बाद रोज़ी के चेहरे पर उसने इतनी खुशी देखकर बेंजामिन ठान लेता है कि वो अपनी बच्चे की खुशी के लिए किसी भी तरह ये घर खरीद ही लेगा। और अगले सीन में हम बॉबी बेंजामिन को डांट रहा होता है कि मैंने तुम्हें दूसरे शादी करने को कहा था और तुम यहाँ जानवरों के साथ रहने चलते हो। तब बेंजामिन उससे कहता है कि उसने रोज़ी को कितने दिनों बाद खुश देखा है। मुझे अपने बच्चों की खुशी चाहिए। थोड़ी बहुत कोशिश करने करके अगर हम वो जू को तैयार करेंगे और उसे समर में खोल देंगे, ताकि उससे हमें काम भी मिल जाएगा और पैसे भी। इस तरह जू को भी मेंटेन करना आसान हो जाएगा और पैसे भी आते रहेंगे। यह जू चलाने का लाइसेंस भी मिला ले लेंगे। घर पर रोज़ी बहुत खुश थी, लेकिन डायलन अपने पिता बेंजामिन पर चिल्लाने लगता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स तो यहाँ हैं, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तब बेंजामिन कहता है तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है बेटा, याद तो है ना? कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड्स? देखो बेटा, माँ के जाने से तुम ही नहीं, हम भी बहुत सब दुखी है, परेशान है और मैं तुम्हें नई ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और डायलन चुप चुप हो जाता है और कहता है कि मेरे पास आपके साथ चलने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। इस तरह वो न चाहते हुए भी जाने के लिए मान जाता है। पर रोज़ी बहुत खुश थी। अगले दिन वो और उसका परिवार उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। बेंजामिन उस रेस्टोरेंट को देखता है जहाँ उसे अपनी वाइफ की याद आती है, जहाँ वो दोनों एक साथ मिले थे। आखिर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस जगह पर उन्हें अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। उस रेस्टोरेंट में काम कर रही एक यंग लड़की रेस्टोरेंट के लाइट्स और डेकोरेट कर रही थी और वहाँ लिखा होता है कि वेलकम टू ब्रेव न्यू ओनर। वो एक दूसरे को हेलो करते हैं और वो लड़की का नाम था लेली और वो वहीं पर रहती है। रात को बारिश हो रही थी। बेंजामिन जब घर में जाता है तो उसे अजीब बदबू आती है। दरअसल वहाँ जानवरों का फूड वगैरह स्टोर करके रखा हुआ था। रोज़ी तो नाक पकड़ती है और डायलिन कहता है कि आई हेट दिस प्लेस। तो अगले दिन बेंजामिन जू वर्कर्स से मिलने चला जाता है। वहाँ केली नाम की एक लड़की थी। वो सबसे बेंजामिन का परिचय देने लगती है कि ये जू का कारपेंटर पीटर है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस है और ये रोंडा है जू की अकाउंटेंट, और वो लास्ट में खड़ी है ना, वो मेरी कज़न है, नाम है लिली। वो उम्र में छोटी है और यही रहती है मेरे साथ और यहीं पे काम करती है। बेंजामिन भी अपने परिवार का परिचय देता है। उनके पास एक डॉग भी होता है। केले बेंजामिन को पूरा जू घुमाती है।
दूसरी ओर लिली डायलन से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसे इग्नोर करके चला जाता है। केली बेंजामिन से कहती है कि जूट चलाने का लाइसेंस मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर केली एक ग्रिसली बियर दिखाती है और उसे बताती है कि यह यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, पर यह थोड़ा अब घबराता है। तब बेंजामिन उसे बातें करने लगता है और कहता है, फिक्र मत करो बेटर्स, मैं हूँ ना। कैली धीरे धीरे पूरा जू घुमाती है और सभी जानवरों के बारे में उसे बताती है। वो बताती है कि ये स्टाफ को कोई कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, पर जू बहुत कर्जे में भी है। ये जू तुम कैसे चलाओगे? तब धीरे धीरे सब मिलाकर जू में काम करने लगते हैं और एक दिन पॉकीपाइंट्स के लिए फैंस बनाने के लिए उसके पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। हाय गाइस, तुम कैसे हो? सब सब लेकिन सारे पॉकीपाइंस उसके पीछे पड़ जाते हैं और बेंजामिन वहाँ से बचकर भाग जाता है और झाड़ियों में जाकर गिरता है। लेकिन बेंजामिन अपने इरादे का बहुत पक्का होता है और वो जोश में फिर से काम करने लगता है। तब बॉबी भी वहाँ कर उसे समझाते हैं कि यार, यह तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई, तुम शहर चलो, अच्छी सी लड़की ढूंढकर उससे शादी कर लो, बेकार इस जू में क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। पर बेंजामिन उससे कहता है कि ये मेरी बच्ची यहाँ पर बहुत सारी खुश है, उससे उसके खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई। और मुझे डायलिन पर भी भरोसा है कि वो थोड़े दिन में यहाँ उसे उसे भी अच्छा लगने लगेगा। वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया है, पर वो अब धीरे धीरे वो भी सब समझ जाएगा। मुझे अपने बच्चों की खुशी चाहिए। तब वहाँ पर कैली आकर देखती है और बॉबी पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब बेंजामिन कहता है कि ये जू की कीपर है। तब बॉबी कहता है कि जू को छोड़ और कैली को ही पकड़ ले। दूसरी ओर डायलन डायलन एक जगह पर बैठकर ड्राइंग कर रहा था। उस जगह का पता लगाकर केली वहां पर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम काफ़ी अच्छी ड्राइंग कर लेते हो। लेकिन डायलन उस पर ध्यान नहीं देता। डायलन को लिली पसंद है, पर वो उससे फीलिंग नहीं समझता, वो उससे बात करने में हिचकिचाता है। केली लिली उसे एक सैंडविच दे देती है और डायलन वो खा भी लेता है। दूसरी ओर बेंजामिन को बिल्स आ रहे थे। वो धीरे धीरे एक एक बिल्स चुका क्लियर कर रहा था। उसके बहुत सारे खर्चे हो गए थे। एक दिन लिली सैंडविच के अंदर डायलन को एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है और एक ड्राइंग भी की होती है। उसे देखकर पहली बार डायलन के चेहरे पर स्माइल आती है। उस रात को केली कहती है कि मुझे मेरे फैमिली से मिलने शहर जाना है, तो तुम जू संभाल लेना। बेंजामिन कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। केली कहती है टाइगर्स को फूड फूड देना है और उसके साथ ही फूड में मेडिसिन भी देना है। मंकीज़ को फूड्स देना और गैराज में कई सारे नए सांप रखे हुए हैं, उन्हें उन्हें छूना नहीं, उन्हें वहीं पे रहने देना। बाकी मैं कल आके लौट के संभाल लूँगी। बेंजामिन कहता है, हाँ हाँ तुम बिंदास जाओ, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगा, तुम जाओ बिंदास। घर जाकर बेंजामिन डायलन से कहता है कि तुम गैराज में जाओ और लाइट ऑफ कर दो, मैं और रोज़ी टाइगर को फूड देकर आते हैं। तब वो टाइगर को खाना देने जा रहे थे। तब रोज़ी पूछती है, पापा, डायलन आपसे इतना गुस्सा क्यों होता है? पर आप तो उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, पर पता नहीं वो हमेशा दुखी क्यों रहता है। पर आप उससे दुखी मत होना और उससे गुस्सा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायलन गैराज में आता है जहाँ पर उसे एक नया बॉक्स देखता है। तो वो उसे उसमें क्या है देखने के लिए उसे बॉक्स का जैसे ही ढक्कन खुलता है तो उसमें बड़े बड़े सांप होते हैं। यह देखकर तो वह वहाँ से भाग ही जाता है, पर भागते हुए जल्दी जल्दी में वो बॉक्स को बंद करना भूल जाता है। और यहाँ पर रात को रोज़ी और बेंजामिन को बहुत माँ की याद आ रही थी और वो यह देखकर डायलन को भी रोने लगता है। अगली सुबह बेंजामिन जब घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है वो सारे गैराज के बड़े बड़े सांप पूरे घर के सामने आंगन में फैले हुए हैं। तो वो और स्टाफ मिलकर सब उन्हें जमा कर सांप को उठा कर ले जाते हैं। उतने में ही लिली किसी को देखकर बाकी टैंकी पे कोड रोड बोलती है। वो कार वॉल्टर की होती है, जो जू इंस्पेक्टर है, जो जू के जांच करने के लिए आया है। बेंजामिन थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसे जू शुरू होने के
एक हफ्ते पहले आना चाहिए था और वो इतने जल्दी क्यों आया है। तब केली कहती है कि वॉल्टर बहुत बुरा है और उसे जू का लाइसेंस नहीं देना है। वो किसी न किसी हाल में ये रिजेक्ट करने के इरादे से यहाँ पे आया है। फिर वॉल्टर आ जाता है और वो बेंजामिन उसका बहुत अच्छे तरह से स्वागत करता है। तो वो जू को कोना कोना चेक करता है, उसमें छोटी छोटी गलतियाँ मिल जाती है और बस इसी फिराक में होता है। वो टाइगर को देखकर कहता है कि टाइगर तो बहुत बीमार है। बेंजामिन कहता है डॉक्टर को बुलाया है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तब वॉल्टर कहता है कि अगली बार जब आऊँगा तब टाइगर एकदम फिट होना चाहिए। अब वॉल्टर ने जू में जो जो खामियां बताई थी वो सब उन लोगों को 1 महीने के अंदर ही ठीक करना था। तब बेंजामिन पूछता है कि इन सब में कितना खर्चा होगा। तब केली बताती है लगभग $50,000। पर रोज़ी रोज़ी के कान में सिर्फ $50 ही सुनाई देते हैं। तो वो कहती है कि पप्पा, ये तो मेरे पिगी बैंक में है, वो मैं तोड़कर आपको दे देती हूँ। पर बेंजामिन को समझ नहीं आता कि इतना सारा बड़ा अमाउंट वो कहाँ से लाएगा और वो बहुत परेशान होता है। वो रात को जब अपनी वाइफ को मिस कर रहा था तो उसकी एक जैकेट पहन लेता है और उसे उसमें से एक कागज़ मिल जाता है। वो देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है। अगले दिन वो सुबह अकाउंटेंट रोडा सारे स्टाफ को भड़काती है कि इसके पास कुछ भी नहीं है और ये हमारी सैलरी भी नहीं देगा। बाकी स्टाफ बेंजामिन पर भरोसा होता है पर रोंडा उसे भड़काती रहती है। दूसरे दिन बेंजामिन बॉबी के पास आता है और उसके उसके वाइफ के जैकेट में जो कागज़ मिली थी वो उसे दिखाता है। जो कागज़ मिला था वो एक बैंक का रिसिप्ट था। बेंजामिन और बच्चों के लिए उसके वाइफ ने बैंक में $84,000 जमा करके रखे हुए थे और वो उसी रिसिप्ट थी। बेंजामिन तो खुशी से रोने लगता है। तब बॉबी उसे कहता है कि ये पैसे जू में खर्च मत करना, बच्चों के फ्यूचर के लिए रखो। पर बेंजामिन सारे पैसे का अकाउंट लेकर बेंजामिन जू में चला आता है और आकर अपने स्टाफ से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह एक आम आदमी है पर वो एक उसे एडवेंचर करना बहुत पसंद है। ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा एडवेंचर है। तब वो सभी को कहता है कि तुम सब जू छोड़कर क्यों जा रहे हो। तब बेंजामिन सबसे पहले अपने वाइफ को थैंक यू करना चाहता है। उसे कहता है कि मेरे वाइफ ने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कुछ रकम जमा करके रखी हुई थी। यह बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर जू चलाने के लिए काफ़ी है और आप सब मेरे स्टाफ नहीं हो, आप मेरा परिवार हो। आप सब मुझे साथ देंगे तो हम सब मिलकर जू को अच्छा कर सकते हैं। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर 1 महीने के अंदर इस जू को इंस्पेक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब काम में जुट जाते हैं। बेंजामिन और लिली के बीच थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। जैसे तैसे 1 महीना निकल जाता है। तब एक दिन की बात है, बेंजामिन और रोज़ी कुछ सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं। तो चेकआउट काउंटर पर बेंजामिन बिल भरने के लिए कैशियर को अपना कार्ड पकड़ा देता है। तो कैशियर कार्ड देखकर पूछती है, क्या आप जू में काम करते हैं। तब बेंजामिन बताता है कि हाँ, वो जू मैंने खरीद लिया है और बहुत ही जल्दी वो शुरू होने वाला है। ये सुनकर कैशियर तो बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि हम ज़रूर आएंगे जू देखने। यह बातें वहाँ के सारे कस्टमर भी सुन रहे थे और वो सभी भी बोलते हैं कि हाँ, हम जू ज़रूर आएंगे जू देखने के लिए। काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों सालों से वो बंद है। ये बात सुनकर बेंजामिन बहुत खुश हो जाता है और बेंजामिन जू में आकर टाइगर स्पार्क के पास चला जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ थोड़ा खाना खा लो यार, अगर खाना नहीं खाओगे तो बीमार से कैसे ठीक हो जाओगे। अगले सीन में सभी सभी उस टाइगर को बड़े चेयर कर रहे थे पर टाइगर बहुत दुखी था और वो दर्द से तड़प रहा था। केली उसे कहती है कि उसे मेडिसिन देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो दर्द से तड़प रहा है, इसीलिए हमें किसी डॉक्टर को बुलाकर उसे मर्स किलिंग कर देना चाहिए, वही अच्छा होगा उसके लिए। पर बेंजामिन अड़ा रहता है कि वो उसे ठीक कर देगा और वो कहाँ कहाँ मानने वालों में से था। आओ स्पार्क, खाना खा लो। पर वो टाइगर वहाँ से हिल भी नहीं पाता था। तब बेंजामिन उस टाइगर के फिर और बातें करने लगता है। टाइगर थोड़ा उठकर चलने लगता है पर वो फिर लड़खड़ाने से गिर जाता है। बेंजामिन उसे हाथ बहुत मोटिवेशन करता है पर वो चल नहीं पाता। तो केली बेंजामिन को समझाती है कि उसे दर्द से राहत
आज़ाद कर देना चाहिए, उसे मर्ज किलिंग करना ही पड़ेगा। तब बेंजामिन केली पर बहुत गुस्सा करने लगता है और फिर केली भी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को बेंजामिन केली से अपना दुख बताता है कि मेरी वाइफ गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और दोनों बच्चों को संभालना मेरे लिए थोड़ा आसान नहीं है। छोटी बच्ची तो मेरी बात मान लेती है, पर मेरा लड़का तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता। पर वो थोड़ा डिस्टर्ब है, मम्मी के जाने से वो थोड़ा डिस्टर्ब है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर यह बातें डायलन अंदर से सुन लेता है और वह अपने पापा पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि अगर मैं आपको पसंद ही नहीं हूँ तो मुझे आपके पास नहीं रहना है, मुझे कहीं और भेज दो। आप तो कभी मुझे समझते ही नहीं है। इस पर दोनों एक दूसरे पर गुस्सा होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे अपने दिल की बातें जो इतने महीनों से दबा के रखी थी, एक दूसरे के सामने बोलकर रोने लगते हैं। दूसरे दिन डायलन अपने पिता से माफ़ी मांगता है और बेंजामिन भी अपने बेटे से माफ़ी मांगता है। उन दोनों में अब सब नॉर्मल हो जाता है। दूसरे दिन बेंजामिन केली से कहता है कि टाइगर को हमें मर्ज किलिंग कर देना ही होगा, बेचारा बहुत दर्द झेल चुका है। अगली सुबह टाइगर मर चुका होता है और यह उसका एक बॉडी रखा होता है और एक बोर्ड पर उसका चित्र भी बनाया जाता है कि फिर कितने साल से वो ज़िंदा था और कितना 10 साल के बाद वो मर चुका, ये वो उस पर लिखा हुआ था। बेंजामिन को यहाँ पर एक सीख मिल जाती है कि जो खो दिया है उसे यादों में पकड़ कर रहने से अच्छा है कि जो प्रेजेंट में है उसे जिए, उसमें खुशियाँ ढूंढे। अब वो बहुत खुश था और मन लगाकर काम करने की कोशिश करता था। और आज एक बड़ा दिन है क्योंकि आज उन्हें लाइसेंस मिलने वाला है। तभी वो वॉल्टर वहाँ पे आता है जो चाहता था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो और जू को लाइसेंस रद्द हो जाए। सब लोग वॉल्टर का इंतज़ार बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वॉल्टर एक सभी छोटी छोटी बारकाइयों में से इंस्पेक्ट करने लगता है और कमियां निकालने पर तुला होता है, पर इसमें उसे कोई भी कमी दिखती नहीं। इसी बीच कैली देखती है कि शेर का पिंजरा खुला होता है और वो लॉक नहीं हो रहा है, तो वो तुरंत ही पीटर को इन्फॉर्म करती है और दरवाजे को अंदर से लॉक करने को ठीक करना होता है। केली कहती है कि तुम शेर का ध्यान भटकाओ और मैं लॉक ठीक कर देती हूँ। बेंजामिन वॉल्टर को अपनी बातों में उलझाकर शेर के पिंजरे के पास जाने से रोकने लगता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता, सीधे सीधे शेर के पास ही चले जाने लगता है। पर तब तक पीटर लॉक ठीक कर चुका होता है और बाहर आ गया होता है। वॉल्टर फिर सब चेक करने लगता है पर उसे कोई भी कमी नहीं मिलती, तो उसे मजबूरन जू को अप्रूवल साइन करना पड़ता है। फिर बेंजामिन वॉल्टर सभी उसे थैंक यू बोलते हैं और सभी खुशी से नाचने लगते हैं। जू के ओपनिंग के दिन सभी लोग तैयार होकर गेट के पास खड़े होते हैं, पर बहुत देर होने पर भी कोई नहीं आता जू में देखने के लिए, तो ये सब सारे उदास हो जाते हैं। तब अचानक से बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ जू देखने आ जाते हैं और यह सभी अपने अपना बचपन की यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। इस तरह है बेंजामिन की ये जीवन में खुशियाँ आती है और वो सारे टाउन के लोगों के जीवन में भी खुशियाँ दे देता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी हमें यह सिखाती है कि जो बीत गया है उसे भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो बीत गया है उसी में अटक के रहने में कोई मतलब नहीं है, जो आने वाला है उसे भी हम ख़राब कर देते हैं। चलिए, ये मूवी आपको कैसे लगी है मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।